डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज अकाउंट्स फॉर मैनेजर के अंदर। फाइनल अकाउंट जो अपना यूनिट 3 स्टार्ट हमने किया था, उसमें एडजस्टमेंट हमने शुरू किए थे। फाइनल अकाउंट में अंदर जैसे आपने देखा होगा, हमने ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना सीखा, P&L अकाउंट को बनाना सीखा, बैलेंस शीट को भी हमने देखा बैलेंस शीट कैसे बनती है। फिर हमने एडजस्टमेंट लिए थे। सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट लिया था क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक के बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है वो है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम पोस्ट पेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, या फिर एक्सपेंसेस नॉट येट पेड। कभी भी क्या होता है कि कुछ एक्सपेंसेस इस नेचर के होते हैं जिनका रिलेशन टाइम से होता है। जैसे हम देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, इंश्योरेंस रहा, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस रहते हैं जो पूरे टाइम के लिए पे नहीं किए जाते। उनका कुछ टाइम का अमाउंट पेंडिंग रहता है, आउटस्टैंडिंग रहता है, जिसको हम बाद में पे करते हैं। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट पेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब ये जो पोस्ट पेड एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर अनपेड एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जिनको हम एक्सपेंसेस नॉट पेड येट बोलते हैं, उनको हम समझते हैं एक्सपेंसेस विच आर नॉट पेड अप टू ड्यू डेट बट पेबल आफ्टर ड्यू डेट, मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर। सपोज़ हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारा पर मंथ आ रहा है वो आ रहा है अपना, सपोज़ 5000 पर मंथ आ रहा है, और हमने 11 मंथ का पे कर दिया है इस साल में, और 1 मंथ का रिमेनिंग है। तो एक्सपेंसेस विच आर नॉट पेड अप टू ड्यू डेट बट पेबल आफ्टर ड्यू डेट, यहाँ पे जो 11 मंथ का हमने पे कर दिया है वो तो आपका पेड अमाउंट है, लेकिन जो आपका 1 मंथ का जो अनपेड अमाउंट है, जिसको हम ड्यू डेट के बाद आफ्टर 1 मंथ हम उसको पे करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका आउटस्टैंडिंग या पोस्ट पेड या एक्सपेंसेस नॉट येट पेड कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जब हम एंट्री करते थे एक्सपेंसेस को पे करने की, तो एंट्री हम करते थे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस पे तो किया नहीं, तो हमें टू कैश की जगह क्या लिखना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जहाँ टू कैश लिखते थे, वहाँ अब टू कैश तो पॉसिबल नहीं है लिखना, क्योंकि एक्सपेंसेस अनपेड है। तो वहाँ पे हम एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू अनपेड एक्सपेंसेस, टू पोस्ट पेड एक्सपेंसेस हम लिखेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर, ये बात भी हम समझिए कि जो एक्सपेंसेस थे उसको तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे। सपोज मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे। हो सकता है वो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप देखें प्रेजेंटेशन इन फाइनल अकाउंट के अंदर देखें, तो हमने यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसेस। सपोज मान लीजिए आपके 11 मंथ के एक्सपेंसेस हैं, और उसमें जो आउटस्टैंडिंग बचता है 1 मंथ का, वो हम ऐड करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमने उस अमाउंट को, उस एक्सपेंसेस को अमाउंट वाले कॉलम में फॉर ए पीरियड हमने ब्रैकेट में लिखा था 12 मंथ। आप देखिए फॉर ए पीरियड हमने क्या लिखा था, मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर। तो यहाँ पे अमाउंट सारे हमें, जहाँ 11 मंथ का एक्सपेंसेस आ रहा था, उसको हमने चेंज करके ऐड करके क्या कर दिया, हमने 12 मंथ का कर दिया। तो यही हमारा एडजस्टमेंट का पर्पज़ है कि हर आइटम जो है होल द ईयर जो उसका अमाउंट बनता है वो उस अमाउंट से लिखा जाए, चाहे उसका पेमेंट हम बाद में करें। आपको याद होगा हमने एक्यूरेट कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ा था, तो एक्यूरेट कॉन्सेप्ट्स में हमने ये पढ़ा था कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो पेबल होते हैं, तो उनको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश तो पेमेंट नहीं किया, पर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे रिकॉग्नाइज करना है, तो हमको ऐसे ही रिकॉग्नाइज करते हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं। और ऐसे ही जब हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमने पढ़ा था जब हमने करंट और नॉन करंट का एग्जांपल देखा था। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज़ का पार्ट थी, तो हमने पढ़ा था कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं विद इन ए 1 ईयर पे किए जाते हैं, तो वो क्या है, आपकी करंट लायबिलिटी हैं। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट बनाते समय हम क्या करते हैं, अपनी कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज़ के अंदर हम दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे दिखाते हैं। अब आप ये देखें, तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने देखा कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है वो ड्यू डेट के बाद पे किया जाता है। एक्सपेंसेस जो ड्यू डेट के बाद पे किए जाते हैं, ड्यू डेट तक नहीं पे किए जाते, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। वो दूसरा हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो रहते हैं ड्यू डेट के बाद पे किए जाते हैं, तो क्या हम कितने टाइम तक उसको होल्ड कर सकते हैं। तो इसका आंसर था कि विद इन ए 1 ईयर हम उसको पे करते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या कहलाएगा, आपका लायबिलिटी तो है, लेकिन पेबल क्या है, विद इन ए 1 ईयर। जब जो लायबिलिटी विद इन ए 1 ईयर पेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। फिर हमने देखा कि एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी हम एंट्री कैसे करते हैं। आपको याद हो तो मैं जब आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन बताता था कि एक्सपेंसेस पेबल हैं, जैसे
बिल पेबल है तो मैं एंट्री बताता था आपको, बिल्स जो है बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। अब जब हम एंट्री करेंगे, दो अकाउंट आए हैं तो उन दोनों का प्रेजेंटेशन भी होगा, एक्सपेंसेस का भी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी। तो एक्सपेंसेस को हम कहाँ करते हैं, यदि डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाके ऐड करेंगे, और इनडायरेक्ट है तो P&L के डेबिट में जाके ऐड करेंगे। तो प्रेजेंटेशन जो इसका होगा वो कहाँ हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में रिलेटेड एक्सपेंसेस में जाके हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंसेस में इसको ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, और इस आउटस्टैंडिंग के अमाउंट को हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो रहते हैं जब हमने कोई एक्सपेंसेस, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, मेरा मोबाइल है तो मेरे मोबाइल में दो सिम हैं, एक तो सिम है प्रीपेड और एक सिम है मेरी पोस्टपेड। जैसे मैं जब अपना J&K के साइड जाता हूँ तो वहाँ पे मेरी पोस्टपेड सिम जो है काम करती है, और नॉर्मल जो अदर प्लेसेस में है वो वहाँ पे मेरी प्रीपेड सिम भी काम करती है। मतलब पोस्टपेड तो आपका J&K जम्मू एंड कश्मीर साइड भी काम करती है, वहाँ पे प्रीपेड काम नहीं करती। तो अब इस सिचुएशन में आप देखें कि जो मेरा पोस्टपेड कनेक्शन है उसका जो पेमेंट है मैं वो बाद में करता हूँ, पहले मैं सर्विसेज लेता हूँ फिर मैं उसका पेमेंट करता हूँ, तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग या आपका अनपेड या पोस्टपेड एक्सपेंसेस है। तो इस चीज़ से भी आप इसको समझ सकते हैं। अब हम देखें कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से रहा, मेरे पर्सपेक्टिव से रहा, लेकिन वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके लिए वो जो इनकम है वो क्या है, उसके लिए एक्रूड इनकम है, अर्न इनकम है, क्योंकि वो उसको रिसीवेबल है। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने वन पार्टी के पर्सपेक्टिव से देखा, वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अनदर पार्टी के पर्सपेक्टिव से क्या होगा, आपका एक्रूड इनकम होगा। तो नेक्स्ट जो आप देखें तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो आता है वो क्या आता है, एक्रूड या अर्न इनकम का आता है। आप देखें तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, इनकम विच इज़ नॉट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट बट सर्विस डिलीवर इज नोन एज ए एक्रूड इनकम। कि यदि आपके पास एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शन है तो एयरटेल कंपनी ने जो आपको सर्विस दी है, सर्विस डिलीवर तो की है लेकिन उस पर होने वाली इनकम उसे नहीं मिली है, तो इनकम विच इज़ नॉट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट बट सर्विस डिलीवर इज नोन एज ए एक्रूड इनकम है वो। अब एक्रूड इनकम को कैसे हम ट्रीट करें बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो एक्रूड इनकम को ट्रीट कैसे करते हैं इसे समझिएगा। एक्रूड इनकम ट्रीटेड एज ए करंट असेट्स। एक्रूड इनकम को हम क्या मानते हैं, करंट असेट्स मानते हैं। क्यों मानते हैं करंट असेट्स, क्योंकि ये हमें विद इन ए 1 ईयर मिल जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम को करंट असेट्स बोलते हैं। यहाँ पे चीज़ समझने लायक है कि जब हम आउटस्टैंडिंग का अपोजिट हम पढ़ रहे हैं दूसरी पार्टी के पर्सपेक्टिव से एक्रूड इनकम, जब आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी है तो एक्रूड क्या होगा, एक्रूड इनकम क्या होगी, करंट असेट्स होगी। दूसरा, जब हम इनकम की बात करते हैं, जब हमें इनकम रिसीव्ड होती थी तो आपने याद हो तो हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, है ना। अब यहाँ पे एक्रूअल जो है आपका, एक्रूअल बेसिस जो है, मैंने आपको बोला भी था कि एक्रूअल बेसिस मतलब ये नहीं कि इनकम हमें रिसीव्ड हुई होगी तभी हम दिखाएंगे, जब वो अर्न होगी, एक्रूड होगी, तभी हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। तो अभी हमें अमाउंट मिला नहीं है तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट तो नहीं कर सकते, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम नहीं कर सकते हम। कैश के प्लेस पे हम एक्रूड इनकम को डेबिट कर सकते हैं और इनकम अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, जैसे हमने आउटस्टैंडिंग में किया था। फिर हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। सपोज मान लीजिए वही एक कंपनी के लिए एक्रूड इनकम जो है वो इनकम साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो वो जो एक्रूड इनकम उनकी है, समझ मान लीजिए वही हमने एडजस्टमेंट कर दिया कि 11th मंथ का तो इनकम रिसीव्ड हो गया, लेकिन 1 मंथ का पेंडिंग है, तो 1 मंथ का रिसीव्ड होगा तो उसको हम एक्रूड इनकम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जो आपकी एक्रूड इनकम का 1 मंथ का जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट में हम कहाँ दिखाएंगे, करंट असेट्स में दिखाएंगे। एक्रूड इनकम के हेड के अंदर आप देखिए तो हमने बैलेंस शीट में इसको कहाँ प्रेजेंट किया है, करंट असेट्स में प्रेजेंट किया है। तो इस लेक्चर में हमने यही देखा कि जो हमारे फाइनल अकाउंट बनाते समय जो क्लोजिंग स्टॉक के बाद जो एडजस्टमेंट है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग या अनपेड एक्सपेंसेस जो एक पार्टी के पर्सपेक्टिव से है। जैसे मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, मैं मोबाइल के अंदर 2 सिम यूज़ कर रहा हूँ, प्रीपेड पोस्टपेड, तो वहाँ पे जो आपकी पोस्टपेड सिम है वहाँ पर वो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और उसी को मैंने दूसरी पार्टी के सर्विस प्रोवाइडर के पर्सपेक्टिव से देखा तो वो जो पोस्टपेड की सर्विस जो कंपनी मुझे दे रही है उस पर उसको इनकम नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाले टाइम में वो इनकम ज़रूर मिलेगी, तो वो क्या है, एक्रूड इनकम है। तो इस थ्योरी पर बेस्ड हम कुछ और एडजस्टमेंट्स देखेंगे। उन एडजस्टमेंट के बाद हम क्या करेंगे, एडजस्टेड फाइनल अकाउंट, एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडजस्टेड बैलेंस शीट को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।